कुछ पुरुषों के लिए रिश्तों और सेक्स की दुर्गमता की समस्या मौजूद है और यह इतनी बड़ी है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो लोग इसका सामना करते हैं वे स्वयं को इंसेल कहते हैं। इंसेल्स एक अकादमिक समाजशास्त्रीय शब्द है जो अंग्रेजी वाक्यांश अनैच्छिक ब्रह्मचर्य यानी अनैच्छिक रूप से परहेज का संक्षिप्त रूप है। 2001 की शुरुआत में प्रकाशित यूरोपीय अनुसंधान हलकों में डोनाली के प्रसिद्ध अध्ययन के बाद से इंसेल्स को अकादमिक हलकों में एक समाजशास्त्रीय घटना के रूप में मान्यता दी गई है। तब से कई अन्य सहकर्मी समीक्षित लेख लिखे गए हैं जो अनैच्छिक संयम को इंटरनेट उपसंस्कृति के बजाय अधिकतर प्रतिकूल जीवन परिस्थिति के रूप में वर्णित करते हैं। इंसेल्स राजनीतिक और धार्मिक विचारों के साथ साथ अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी बहुत विविध हैं। अपने अनैच्छिक संयम के कारणों और संभावित समाधानों के बारे में उन सभी की अलग अलग राय है। यह वही है जो उन लोगों से अपेक्षा की जाती है जो जीवन की परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि किसी विचारधारा पर। कोई भी विचारधारा, उपसंस्कृति या दर्शन सभी इंसेल्स का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अनैच्छिक संयम भी किसी भी तरह से असामान्य नहीं है। उदाहरण के लिए, वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रव्यापी सामाजिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर 2018 में 18 से 30 वर्ष की आयु के लगभग 23% पुरुषों ने सेक्स नहीं किया, करने में असफल रहे। अपनी समस्या पर जनता का ध्यान आकर्षित करने और समूह की पहचान बनाने के लिए कुछ सबसे सक्रिय इंसेल्स ने एक इंसेल ध्वज बनाने का प्रयास किया। स्पेक्ट्रम ध्वज ऊर्ध्वाधर पट्टियों की एक श्रृंखला है जिनमें से प्रत्येक इंसेल स्थिति की डिग्री का प्रतीक है। केंद्र में सफेद शून्य है और किनारों पर अधिकतम है, जो अधिकतम अखंडता की पहचान करते हैं। एक वैकल्पिक कम मान्यता प्राप्त विकल्प भी है। खड़ी धारियां एक के नीचे एक व्यवस्थित थीं। सबसे ऊपर नीला, बीच में लाल और सबसे नीचे काला। हालांकि ऐसा झंडा बहुविवाह के झंडे जैसा दिखता है। उत्तरार्ध के रंग वाचोस्की भाइयों के मैट्रिक्स से गोलियों की समानता का प्रतीक हैं। नीला, लाल और उनके अलावा काला, जो फिल्म में नहीं पाया जाता है। गोलियां शब्दजाल शब्द हैं, यानी एक निश्चित सामाजिक या आयु परिवेश द्वारा उनके उपयोग में सीमित शब्द। और चूंकि इंसेल एक सामाजिक स्थिति है, इसलिए शब्दजाल के इस प्रयोग में बिल्कुल भी आश्चर्य की कोई बात नहीं है। नीली गोली का अर्थ है नकली, पक्षपाती, नव उदारवादी या वामपंथी, दक्षिणपंथी विचारधारा वाले मीडिया के दृष्टिकोण को बिना शर्त स्वीकार करना और उनकी तुच्छ बातों को स्वीकार करना और अपनी आंतरिक स्थिति के बारे में न सोचना। ऐसे जीना जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अभी भी असहनीय पीड़ा। आखिरकार, आलंकारिक रूप से कहें तो ये कल्पना करते हुए भी कि आप घास पर नंगे पैर चल रहे हैं, तब भी आप लंबे समय तक कीलों पर नहीं चल पाएंगे। लाल लोग वे हैं जिन्होंने नीली गोली लेने से इनकार कर दिया। वे जो व्यवस्था के खिलाफ सोचते हैं, अलोकप्रिय पारंपरिक ज्ञान साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, रूसी भाषी परिवेश में यह अलेक्सी पोडनेबेज़नी के योनि पूंजीवाद के विरुद्ध यौन साम्यवाद है। लाल गोली से एक और गोली विकसित की गई, काली गोली। ब्लैक पिलर्स का तर्क है कि डेटिंग में पुरुषों की सफलता का निर्धारण करने में शारीरिक आकर्षण सबसे महत्वपूर्ण कारक है। खासकर आज के पश्चिमी देशों में पूर्वगामी से ये समझा जाना चाहिए कि ये शब्द जाल केवल लोगों द्वारा अपनी स्थिति के कारणों को खोजने के प्रयास हैं।
न कि सभी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रकार का मौलिक आधार। आखिरकार लाल स्तंभ काली गोलियों से सहमत नहीं है और काली गोलियां और लाल गोलियां नीले स्तंभों से सहमत नहीं हैं। लोग अपनी सर्वोत्तम बौद्धिक क्षमता के अनुसार समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें बदनाम करते हैं या रद्द कर देते हैं। बर्बरता, फांसीवाद। सिद्धांत रूप में इंसल्स किसी भी देश में पाए जा सकते हैं, जैसा कि कई सर्वेक्षणों के आंकड़ों से पता चलता है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, ओशनिया, हर जगह हैं। रूस में भी हैं। हमारे देश में इंसेल्स का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से टेलीग्राम समुदाय, द फर्स्ट इंसेल्स मूवमेंट, द्वारा किया जाता है। वीडियो के विवरण में उनके चैनल का लिंक दें। अर्थात इंसेल किसी प्रकार की पश्चिमी प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि एक विश्वव्यापी वैश्विक सामाजिक घटना है। जैसा कि माना जाता है, उनकी सबसे बड़ी संख्या चीन और भारत में है, क्योंकि इन्हीं देशों में पुरुषों की सबसे बड़ी बहुतायत देखी जाती है। इसलिए वे किसी भी तरह से दुष्ट श्वेत पुरुषों का समुदाय नहीं है, जैसा कि नारीवादी पुरुष नफरतकर्ता अक्सर चित्रित करते हैं, बल्कि दुनिया की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बड़े इंसेल समुदाय सामूहिक हत्याओं को प्रोत्साहित या अनुमोदित नहीं करते हैं। ये स्पष्ट रूप से इंसेल विकी और अप्रत्यक्ष रूप से रूसी प्रथम आंदोलन दोनों में कहा गया है। लेकिन निश्चित रूप से यह विश्वास करना मूर्खतापूर्ण है कि सभी इंसेल्स त्रुटिहीन रूप से अच्छे हैं। साथ ही किसी भी सामाजिक समूह में उनमें से अनैतिक लोग भी हैं। लेकिन जो वास्तव में हिंसा और हत्या का आह्वान करते हैं वे कट्टरपंथी नारीवादी हैं, क्योंकि वे सब मनुष्यों को मार डालने का आह्वान करते हैं और रूस में इनकी संख्या काफी है और यहाँ तक कि पहले पीड़ित भी हैं। तो 2022 में क्रास्त्रोयास्क में एक 19 वर्षीय लड़की जिसने अपना उपनाम बदलकर ड्वोरकीन कर लिया, पहले अपने पिता को गोली मार दी और फिर वहां के सभी लड़कों को मारने के लिए एक किंडरगार्टन में बंदूक लेकर आई। 5 जुलाई 2023 को अदालत ने नारीवादी को दोषी ठहराया, उसे 17 साल के लिए दंडात्मक कॉलोनी में नियुक्त किया। विकिपीडिया के अनुसार नारीवाद एक विचारधारा है, विचारधाराओं का एक समूह है, और अगर नारीवाद में कट्टरपंथी नारीवाद शामिल है, यानी पुरुष घृणा, सभी पुरुषों को मारने का आह्वान, क्योंकि अन्य नारीवादी कट्टरपंथी नारीवाद से नहीं लड़ते हैं, कट्टरपंथी नारीवादियों को नारीवादी मानते हैं, तो नारीवाद सब कुछ ऐसा ही है, बस अधिक छिपा हुआ और कम स्पष्ट डिग्री। फांसीवाद के रूप में नारीवाद, अमेरिकी प्रचारक PhD बॉब ब्लैक ने अपने एक काम का शीर्षक दिया। लेकिन नारीवाद के अलावा, जो मनोविज्ञान और उसके अधीनस्थ मनोचिकित्सा के व्यक्ति में इंसल्स, राजनीति सहित सभी पुरुषों की हत्या का आह्वान करता है, अनैच्छिक संयम का भी विरोध करता है। आखिरकार, ये किसी के लिए कोई रहस्य नहीं है कि सोवियत संघ में, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह, मनोचिकित्सा का उपयोग राजनीतिक स्वार्थी उद्देश्यों के लिए किया जाता था। जो असहमत लोग अधिक न्यायपूर्ण दुनिया की वकालत करते थे, उन्हें बस पागल घोषित कर दिया गया और अब उनकी बात नहीं सुनी गई। कम तीखे और स्पष्ट रूप में इसका पता अब भी लगाया जा सकता है। अधिकांश पश्चिमी मनोवैज्ञानिक केवल नारीवादी घिसी पिटी बातों को दोहरा रहे हैं, बिना इस बात का एहसास किए कि वे इंसेल्स के लिए काम नहीं करते हैं। रूस में सामान्य तौर पर वे मनोवैज्ञानिकों को सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने,
उन्हें राज्य के हित में काम करने के लिए बाध्य करना चाहते हैं। रूस और यूरोप दोनों में अधिकांश मनोविज्ञान का अत्यधिक राजनीतिकरण किया गया है और इसका उद्देश्य शासन को संरक्षित करना है। अधिकांश विशेषज्ञों के लिए वास्तविक लोगों की वास्तविक समस्याएं राजनीतिक शुद्धता और धन के बाद हैं। अनुसंधान डेटा और ऐतिहासिक डेटा के अनुसार प्राचीन काल में इंसल्स का प्रतिशत और भी अधिक था, और तब और अब दोनों, ये काफी हद तक सामाजिक आर्थिक असमानता और मानव, विशेष रूप से महिला मानस द्वारा निर्धारित किया गया था। इसलिए ये स्पष्ट है कि अतीत में वापसी से इंसल्स को मदद नहीं मिलेगी और सामाजिक आर्थिक असमानता और उदारीकरण में और वृद्धि से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। न तो उदारवाद और न ही दक्षिणपंथ, विशेष रूप से फासीवाद और नाजीवाद, केवल सर्वोत्तम लोगों और जीनों को संरक्षित करने की इच्छा के साथ इंसल्स के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही नारी समर्थक वामपंथी अपने वर्तमान स्वरूप में हैं, जो रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और अलीगा रूसी संघ की सरकार के संरक्षण में स्टालिनवादियों की तरह पूंजीवादी पश्चिम की एड़ी के नीचे हैं। वाम आंदोलन को साफ करना है। इंसेल्स को एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो उनकी मदद कर सके। यह विचार जो न केवल सभी लोगों के लिए सापेक्ष सामाजिक, आर्थिक और अन्य सभी प्रकार की समानता और कल्याण की वकालत करता है, बल्कि मानव और विशेष रूप से महिला मानस की पुनरावृत्ति की भी वकालत करता है। ये बिल्कुल प्रसिद्ध दार्शनिक गाइल्स डेल्यूज और मनोविश्लेषक फेलिक्स गुआटारी ने काम किया, क्योंकि उनका काम, इस तथ्य के बावजूद कि हाल के लेखों के अनुसार कुछ लोग उन्हें नारीवाद का श्रेय देने की कोशिश करते हैं, वास्तव में नारीवाद विरोधी और पदानुक्रम विरोधी था। बेशक वीडियो के लेखक की राय अंतिम सत्य नहीं है और सभी घटनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इंसल्स राजनीतिक और धार्मिक विचारों में विविध हैं, लेकिन ये कम से कम कुछ ऐसा है जिसे वास्तव में मान्यता प्राप्त है और इसका संघर्ष का अपेक्षाकृत लंबा 30-50 साल से भी अधिक का इतिहास है। ये वास्तव में कुछ ऐसा है जो सैद्धांतिक रूप से सभी को मुक्त करने में सक्षम है, न केवल इंसल्स को, बल्कि सामान्य तौर पर हर उस व्यक्ति को जो इस नरक से थक गया है जो अब हर जगह हो रहा है, सभी के लिए एक न्यायपूर्ण और समृद्ध दुनिया की खातिर मुक्त होने के लिए।